हेलो एवरीवन। फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं। ये आपका ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया था, दो तरह का होता है। एक है आपका कॉल ऑप्शन, दूसरा है आपका पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाई, यानी जो बायर है, इन्वेस्टर है, उसके पास राइट्स है कि वो अपने शेयर को या बॉन्ड को बाई कर सकता है, सिक्योरिटीज को। एंड पुट ऑप्शन का मतलब है राइट टू सेल। वहाँ पे जो बायर है उसके पास राइट्स है कि वो अपने शेयर को सेल कर सकता है। क्लास में ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन, व्हाट इज अ पुट ऑप्शन एंड व्हाट इज अ फ्यूचर एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल ऑप्शन, बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन हैज द राइट टू बाय द सिक्योरिटीज ऑन द ड्यू डेट और स्पेसिफाइड डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। यानी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आप अपने सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर सकते हो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे। पुट ऑप्शन में क्या होता है? बायर हैव द ऑप्शन टू राइट टू सेल सिक्योरिटीज ऑन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। यानी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ही आपके पास राइट्स होता है कि आप फ्यूचर में इसको सेल कर सकते हो। तो ये आपका कॉल ऑप्शन है ना, पुट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, आप देख सकते हो। मिस्टर बी परचेज 3 मंथ कॉल ऑप्शन ऑफ 100 शेयर ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड at strike price 300 पर शेयर, पेड अ मैक्सिमम प्रीमियम। यानी इतने पे उसने परचेज किया है, प्रीमियम कितने का पे किया है? 30 रुपीज़ का। फाइंड दिस एक्सपेक्टेड गेन और लॉस। आपको ये फाइंड करना है कि इस पे गेन हुआ है या लॉस हुआ है। इसमें आपको जो प्राइस गिवन है, एक्चुअल प्राइस, वो 250 है एंड 350 है। इन दोनों केस में बताना है कि आपको अगर 330 प्रीमियम पे अगर परचेज करता है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, एंड साथ में आपको ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है विद द हेल्प ऑफ पे ऑफ, यानी ग्राफ के फॉर्म में आपको निकालना है। आप देख सकते हो, देखो कॉल ऑप्शन 100 शेयर उसने परचेज किया है, स्ट्राइक प्राइस है आपका 300, प्रीमियम है कितना 30, एक्चुअल प्राइस केस 1 में कितना है 250। अब ये टोटल कितना हो गया 330 पे किया है और एक्चुअल प्राइस कितना है 250। यानी जो 250 प्राइस है एक्चुअल प्राइस, वो लेस देन क्या है 330 है। इस केस में बायर को परचेज नहीं करना चाहिए, यानी बायर को ये एक्सरसाइज जो है, ये जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको लॉस हो सकता है। एंड कितने का लॉस होगा? 30 इंटू 100, यहाँ पे 30 इंटू 100 3000 का लॉस होगा पहले केस में। सेकेंड केस में क्या है, एक्चुअल प्राइस है 350 एंड स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम कितना है 330। तो यहाँ पे जो 350 है ग्रेटर देन है क्या 330, तो यहाँ पे जो बायर है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है एंड उसे गेन कितने का होगा 20 रुपीज़ का। तो 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2000 का यहाँ पे क्या होगा गेन होगा। पहले वाले केस में क्या था कि जो एक्चुअल प्राइस था वो लेस देन आपका स्ट्राइक प्राइस एंड आपका प्रीमियम था, तो उस केस में बायर को ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, लॉस हो सकता है। सेकंड केस में क्या है कि आपका प्राइस स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम से ज़्यादा है, तो इसमें आपको एक्सरसाइज करना चाहिए एंड वो गेन होगा इसमें। तो गेन कितना होगा, जो भी मतलब जो स्ट्राइक प्राइस प्लस परचेज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम है और माइनस जो आपका एक्चुअल प्राइस है, उसका जो डिफरेंस अमाउंट होगा इनटू
जो शेयर आपने परचेज किया है, यानी 20 × 100, तो यहाँ पे 2000 का आपको क्या होगा, गेन होगा। अब इसमें फाइंड आउट करना है आपको ब्रेक इवन पॉइंट। देखो फर्स्ट वाले केस में आपको लॉस हो रहा है कितने का, 3000 का, एंड सेकेंड वाले में आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 2000 का। आपको ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिस पे आपको नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो, यानी यहाँ पे एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए, मार्केट प्राइस जो है, जिस पे बायर को नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन हो। तो 350 अगर होगा, सॉरी 330, यानी स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम का जो अमाउंट है, उतना अगर एक्चुअल प्राइस भी होगा, मार्केट प्राइस भी होगा, उस केस में उसको कोई लॉस नहीं होगा, यानी वो सिचुएशन बनेगा ब्रेक इवन पॉइंट का। तो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा आप देख सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट होगा इसमें 30, यहाँ पे 20 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यहाँ पे 20 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको वो सिचुएशन जहाँ पे नो प्रॉफिट हो नो लॉस हो, वो सिचुएशन है ब्रेक इवन पॉइंट, एंड वो सिचुएशन किस पे होगा, 330 पे होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे 330 है। ओके, कॉल ऑप्शन तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन देखो, इन्वेस्टर साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट इन अ कैश मार्केट एंड अ फ्यूचर मार्केट। इन्वेस्टर जो है कैश मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है एंड फ्यूचर मार्केट में भी। बॉट 1000 शेयर आर लिमिटेड 325 में परचेज कर रहा है कितने, कैश मार्केट में, यानी 1000 शेयर है एंड 325 के रेट से कैश मार्केट में परचेज कर रहा है, एंड सोल्ड, यहाँ पे परचेज किया है कैश मार्केट में, एंड यहाँ पे सोल्ड कर रहा है 850 शेयर ऑफ आर लिमिटेड 312 के रेट से परचेज कर रहा है फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, आफ्टर अ वीक शेयर प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस इंक्रीज बाई, जो शेयर प्राइस है एंड फ्यूचर प्राइस जो है, शेयर प्राइस 350 है, फ्यूचर प्राइस है आपका 312, ये रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हुआ है, यानी इसको 7% से इंक्रीज कर दो, इसको 6% से आप इंक्रीज कर दो। इन्वेस्टर स्क्वायर्ड ऑफ पोजीशन इन बोथ मार्केट, आपको कैलकुलेट करना है किस केस में, वो कैश मार्केट में एक इन्वेस्ट किया हुआ है, एक फ्यूचर मार्केट में, आप स्क्वायर ऑफ करो कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले कैश मार्केट का निकालो कि कैश मार्केट में उसने कितने पे बाई किया था। तो कैश मार्केट में 1000 शेयर बाई किया है कितने पे, 325 पे, तो 3,25,000 हो गया। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट हुआ है आपका जो भी कैश प्राइस है, ये दिया हुआ है आपको 7% से, तो 325 का आप निकाल लो 7% एंड उसमें आप ऐड कर दो, तो ये होगा 347.75। इसको मल्टीप्लाई करो 1000 से, अब ये वैल्यू हो गया 3,47,750 एंड इसको माइनस कर दो, यानी आपको गेन हुआ इस पर कितना, 22,750 का। सेकंड में देखो फ्यूचर मार्केट में पहले सेल किया है, वो कितने का है, 850 × 12, इसमें इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है और ये इंक्रीज आपका 6% से है, तो 312 का आप 6% निकाल लो एंड फिर उसको ऐड कर दो 312 में, ये हो जाएगा 330.72, 850 से मल्टीप्लाई करो, ये अमाउंट होगा 281,112। तो ये आपने बाई किया है कितने पे, 281,112 पे, एंड सेल किया है किस पे, 2,65,200 पे। तो आपको लॉस हो गया कितने का, 15,912 का। गेन है 22,750 का, लॉस है इतना, यानी आपको फिर भी गेन होगा। तो आप 22,750 में से 15,912 को माइनस कर दो, इतना आपको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। नेट प्रॉफिट आपको होगा इतना, 22,750 माइनस 15,912, 6,838 का आपको नेट गेन होगा। ये मार्कोविट्ज मॉडल was the first formal attempt to quantify the risk portfolio
इन्होंने रिस्क एंड रिटर्न जो एनालिसिस है उसको डिफाइन किया हुआ है, उसमें क्या प्रोसेस है एंड क्या क्या बेनिफिट्स है, आप देख सकते हो, आपके बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी। इससे रिलेटेड मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप एक बार ये डाउट भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं कोशिश करूँगी वैसे इसको एक्सप्लेन करने की। अभी ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया है करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ यूनिट इशूड बाय म्यूचुअल फंड बिलो, कैलकुलेट एनएबी, नेट एसेट्स वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इक्विटी आपको दिया है 35 लाख, बॉन्ड दिया है 11,000, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 20 लाख, कैश एंड कैश बैलेंस है 6,25,000, एक्सपेंसेज इनकर्ड है 1,25,000, नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग है 2,50,000। आपको एनएबी कैलकुलेट करना है। ओके, ये मैं आपको थ्योरी समझा देती हूँ। फर्स्ट जो थ्योरी है मार्कोविट्स का, पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज विच आर कंबाइंड फॉर रिड्यूसिंग अ रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो क्या है? एक ग्रुप ऑफ द सिक्योरिटीज है, बंच ऑफ सिक्योरिटीज है, जिसका कुछ पार्ट आप डेट में इशू करते हो, डेट में इन्वेस्ट करते हो, कुछ इक्विटी में करते हो, कुछ अदर आप सिक्योरिटीज मार्केट में करते हो, जिससे आप रिस्क को अपने मिनिमाइज कर सको। तो इसी को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। Markowitz approach facilitate the task of portfolio managed by evaluating risk and a return associated with each portfolio। जो मार्कोविट्स है ये यहाँ पे जो भी रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड होता है ईच पोर्टफोलियो से, उस पर एनालिसिस करता है मार्कोविट्स। एंड ये आपका रिटर्न एंड आपका रिस्क, इसको कौन मेजर करता है? आपने फाइंड आउट किया होगा रिटर्न एंड रिस्क। रिस्क हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू, एंड रिटर्न के लिए मीन कैलकुलेट किया जाता है, जो कि ऑलरेडी हमने कर लिया है। रिटर्न के लिए अलग अलग मेथड, एवरेज मेथड के थ्रू कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी के थ्रू कर सकते हो, डिफरेंट मेथड हमने किया है, CAPM मॉडल के थ्रू भी कर सकते हो। मार्कोविट्स जो मॉडल है ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पे बेस्ड है। इसमें कुछ इनका एजम्पशन है। फर्स्ट एजम्पशन है मार्केट इज एफिशिएंट एंड ऑल इन्वेस्टर हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल द फैक्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे इनका कहना है कि फर्स्ट एजम्पशन हम लोग ये मानते हैं कि जो मार्केट में इन्वेस्टर है वो नॉलेजेबल है, उनको मार्केट कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है। ऑल इन्वेस्टर आर रिस्क एवर्स, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है। तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि सारे जो इन्वेस्टर हैं रिस्क एवर्स हैं, एंड ऑल इन्वेस्टर वुड लाइक टू अचीव द मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सारे जो इन्वेस्टर हैं वो मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। दे बेस देयर डिसीजन ऑन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, एंड जो इन्वेस्टर है वो डिसीजन जो लेते हैं अपने रिटर्न के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। एवरी इन्वेस्टर अज्यूम दैट वाइल मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट ही विल बी कंबाइन हिज इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे दैट गेट अ मैक्सिमम रिटर्न एंड सराउंडेड बाई मिनिमम रिस्क। यानी जो भी इन्वेस्टर है वो ये देखता है कि ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न फाइंड आउट है एंड आपका रिस्क मिनिमम है। ही कैन रिड्यूस हिज रिस्क इफ़ एड इन्वेस्टमेंट टू पोर्टफोलियो। वो अपने रिस्क को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना चाहता है, इसीलिए वो पोर्टफोलियो सिस्टम का यूज करता है कि कुछ परसेंट वो डिफरेंट सेक्टर में अपने जो भी फंड्स है उसको डाइवर्सिफाई कर देता है। ही शुड एबल टू गेट अ हायर रिटर्न ऑफ ईच लेवल ऑफ रिस्क बाय डिटरमाइनिंग द एफिशिएंट सेट ऑफ सिक्योरिटीज। वो
एक अपना गोल सेट करता है कि किस में मैक्सिमम, कुछ होगा जिसमें जीरो रिस्क में इन्वेस्ट करेगा, कुछ होगा जिसमें हाई रिस्क पे इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम मानते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो कुछ तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले में इन्वेस्ट करता है, कुछ जीरो रिस्क वाले में करता है, कुछ मीडियम रिस्क वाले में करते हैं इन्वेस्टर। प्रोसीजर फॉर चूजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ द रिस्की एसेट्स। यहाँ पे नॉर्मली आपको सारे फैक्टर जो भी आपके रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर है उसको प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, एंड प्लस कौन सी कंपनी है जिस पे इन्वेस्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट हो सकता है एंड रिस्क कम हो सकता है, ये सारे फैक्टर को एनालाइज करने के बाद ही आपको इन्वेस्ट करना होता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा था प्रोसीजर क्या होता है आपको किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, आप वो सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये थ्योरी में भी आप ये आता है तो आप लोग कर सकते हो। चलो ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ऑलरेडी जो हमने ऊपर किया है, आपको NAV फाइंड आउट करना है। NAV फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है आपका नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी नंबर ऑफ जो सिक्योरिटीज गिवन है। नेट एसेट्स निकालने के लिए आपको सारे एसेट्स को ऐड करना होगा। इक्विटी शेयर प्लस उसमें ऐड करना होगा आपको बॉन्ड। इक्विटी शेयर कितना है 35 लाख, बॉन्ड है आपका 11 लाख, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपका 20 लाख, कैश है ना, कैश इक्विवेलेंट है 6,25,000। इसमें से जो भी एक्सपेंस है आप उसको माइनस कर दोगे, ये निकलेगा आपका नेट एसेट्स। एंड नंबर ऑफ यूनिट इसमें गिवन है, ये है आपका 250। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। देखो नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 2,50,000। बाकी ये सारी चीज़ें जो भी एसेट्स है आप उसको ऐड कर दो, एंड जो भी आपका एक्सपेंस है उसको माइनस कर दो, जो कि 1,25,000 है। तो ये निकलेगा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कितना है आपका 71 लाख। 71 लाख को माइनस कर दो 2,50,000 से, ये हो जाएगा 28.40 आपका NAV आ गया पर यूनिट। ओके, नेक्स्ट है आपका पूछा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड ए कैपिटल मार्केट। ऑलरेडी डिटेल में हमने कर लिया है क्लास में, फिर भी ब्रीफली मैं बता देती हूँ। मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड, जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपका ट्रेजरी बिल वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ही पार्ट है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ये सारे आपका प्रोमिसरी नोट, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टाइम के लिए इशू किया जाता है विद इन अ 1 ईयर। कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है, मोर देन 1 ईयर होता है। मार्केट नेचर, मनी मार्केट आपका इनफॉर्मल नेचर का होता है, कैपिटल मार्केट आपका फॉर्मल नेचर का होता है, प्रॉपर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, यहाँ पे कमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल है, ट्रेड क्रेडिट है, यहाँ पे बॉन्ड डिवेंचर यूरो इशू इन्वॉल्व है। मार्केट लिक्विडिटी, हाईली लिक्विड होता है मनी मार्केट, आपका कैपिटल मार्केट लेस लिक्विड होता है। रिस्क इन्वॉल्व, मनी मार्केट है वो लो रिस्क, मनी मार्केट में जो आपका रिस्क होता है वो लो होता है, एंड कैपिटल मार्केट में आपका रिस्क क्या होता है, हायर होता है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट। इन्वेस्टर टाइप, यहाँ पे कमर्शियल बैंक, मनी मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं कमर्शियल बैंक, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक, चीट फंड है, एंड कैपिटल मार्केट में आपका स्टॉक ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनी, कमर्शियल बैंक, अंडरराइटर्स, ये सारे आपके इन्वेस्टर हैं। मेच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे विद इन 1 ईयर के लिए होता है, यहाँ पे मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। फंक्शन सर्व, यहाँ पे इंक्रीज लिक्विडिटी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, और मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए कैपिटल मार्केट का यूज किया जाता है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यूजुअली लो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका मनी मार्केट में लो होता है, और
कैपिटल मार्केट में आपका हाई होता है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में डिफरेंस है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ऑलरेडी क्लास में भी ये मैं करा चुकी है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है, फिर भी ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ। Growth of any market can be sustained only if the buyer and seller in the market are protected against mischiefs and practice। यानी कोई भी इन्वेस्टर तभी किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा जब वो सेफ फील करेगा, यानी उसे ये डर ना हो कि मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा फंड्स का सही यूटिलाइजेशन नहीं होगा या मुझे प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेगा, तो उस केस में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। सिंस सिक्योरिटीज मार्केट फैसिलिटेट चैनलाइजेशन ऑफ द फंड्स फ्रॉम नॉन प्रोडक्टिव टू प्रोडक्टिव सेक्टर। देखो नॉर्मली अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखे हो या कहीं अपने पास रखे हो तो वो अनप्रोडक्टिव है, उसका किसी प्रोडक्टिव काम के लिए यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, किसी अदर इन्वेस्टर को देते हो, तो उस फंड से वो प्रोडक्टिव काम करता है। तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन है आपके फंड्स का अनप्रोडक्टिव यूज टू प्रोडक्टिव यूज। आप प्रोडक्टिव कामों में यूज करते हो। एंड यहाँ पे इसीलिए जो भी सिक्योरिटीज मार्केट है, सेबी है या अदर जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, वो ये कोशिश करती है कि जो भी इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। जब तक इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को कंपनियां या सेबी प्रोटेक्ट नहीं करेंगी तो इन्वेस्टर मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे, एंड पैसा वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पैसे का सही यूटिलाइजेशन यानी प्रोडक्टिव यूज नहीं हो पाएगा मनी का। फॉलोइंग रीजन है, इसके क्या क्या रीजन है। टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटीज मार्केट। जो भी इन्वेस्टर है उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे उनका प्रोटेक्शन, इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन जरूरी है। प्रोटेक्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड। उनका जो फंड्स है उनको सही, जैसे मान लिया जिस पर्पस के लिए उनका फंड्स आपने लिया है उस पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं। मतलब मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं है ना कि आपने इशू किया शेयर किसी और पर्पस के लिए एंड उस पैसे को आप लगा रहे हो कहीं और, तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स है। मिनिमाइज लिटिगेशन, एंड यहाँ पे जो भी लिटिगेशन है, लीगल वर्क है, उसको आप मिनिमाइज कर सको। इसीलिए पहले ही इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया जाता है ताकि विदाउट लिटिगेशन जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। What do we mean by the investor protection? Discuss the role of the investor protection education in this regard. Okay, इसमें नेक्स्ट है कि इसमें जो भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन है उनका क्या रोल है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द न्यू इशू मार्केट या स्टॉक मार्केट। यहाँ पे न्यू इशू मार्केट यानी प्राइमरी मार्केट में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट को ओल्ड मार्केट बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोल सकते हो। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर को इशू किया जाता है एंड जब उसको ट्रेड किया जाता है, सेल किया जाता है, तो सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। गाइडलाइन टू कंपनी इशूइंग अ पब्लिक ऑफर, यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी कंपनी है वो अपने जो भी ऑफर है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने शेयर को इशू करे। इंटरमीडियरी हु आर फंक्शनिंग बिटवीन द इन्वेस्टर एंड अ कंपनी इन द नेट इशू मार्केट, जो भी इंटरमीडियरी है, जैसे मान लिया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है या अदर इंटरमीडियरीज है, तो उनको इन्वेस्टर एंड कंपनी के बीच में एक बैलेंस बना के रखती है। इशू ऑफ डायरेक्शन ऑफ दिज इंटरमीडियरीज इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में इनको डायरेक्शन इशू किया जाता है कि ये कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इन्हें काम करना है, ये कोई मल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं या फ्रॉड नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टर के साथ। गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टर राइट्स एंड लाइबिलिटीज, जो भी इन्वेस्टर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज है उसके रिगार्डिंग भी गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है। रोल ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ इन्वेस्टर हैव बिकम अ नेसेसरी टू ब्रिंग आउट ट्रांसपेरेंसी इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आपको इन्वेस्टर का एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है अगर आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि
जो इन्वेस्टर है, जो पैसा लगा रहे हैं, उनको खुद भी पता होना चाहिए कि उनके पैसे के साथ क्या हो रहा है मार्केट में, या किस कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में नहीं करना चाहिए। उनको मार्केट के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। इसीलिए आपका जो इन्वेस्टर एजुकेशन है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिक्योरिटीज मार्केट में डील करने के लिए। It make an investor aware of the procedure during related to trading and a transfer of securities and also the risk that they are surrounded within a market। ये क्या है कि जो आपका सिक्योरिटीज ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें क्या रिस्क एंड रिटर्न एसोसिएटेड है, उसके बारे में जो इन्वेस्टर है वो उन्हें अवेयर होना चाहिए। It also impart information of the investor rights and a responsibility and kinds of the problem। उनको उनका राइट्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, एंड उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, इसके रिगार्डिंग उन्हें एजुकेशन दिया जाता है। इट इन्फॉर्म्स द इन्वेस्टर इशूइंग रिलेटेड टू मार्केट। जो भी मार्केट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। बिकॉज ऑफ सच एजुकेशन द इन्वेस्टर आर एबल टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स। यहाँ पे एजुकेशन के बिहाफ पे ही इन्वेस्टर एक सही डिसीजन ले पाता है कि उसको अपने राइट्स क्या है या ड्यूटीज़ क्या है या किस कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना है, और वो एजीएम जो होता है कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें पार्टिसिपेट करता है। जो भी उसके डायरेक्टर, उसके मेंबर्स एंड सीईओ होते हैं, उनसे वो अपना डायरेक्टली जो भी प्रॉब्लम है उनसे क्वेश्चन रेज कर सकता है। तो वो क्वेश्चन रेज तभी कर पाएगा जब उसे आइडिया होगा, पता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है या उस कंपनी में उसके फंड्स के साथ, उसके शेयर के साथ क्या हो रहा है, तभी वो क्वेश्चन रेज कर सकता है। तो इन्वेस्टर एजुकेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्योरिटीज मार्केट में आपके इन्वेस्टर के फंड्स को चैनलाइज करने के लिए। तो अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो कि एजुकेशन का क्या रोल है, या इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन क्या होता है। ये ऑलरेडी मैंने क्लास में भी करा दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू। ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया।